हेलो साथियों। स्वागत है आपका सिविल संकल्प बाय साहू रोहित में। मैं रोहित कुमार साहू क्लास 8th साइंस पढ़ाऊंगा। बेसिकली बीपीएससी के नज़रिए से बीपीएससी में भी जो भी साइंस में फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं वो बताऊंगा। पूरा क्लास 8th करने की ज़रूरत नहीं है। क्लास 8th, क्लास 9th, क्लास 10th से ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के। तो अभी मैं क्लास 8th करवा रहा हूँ। उसमें भी जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिर्फ वही पढ़ाया जाएगा, एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाएंगे। तो जिसमें आज हमारा जो पहला चैप्टर है वो है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, दूसरा चैप्टर है माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिलेटेड और तीसरा चैप्टर है सिंथेटिक फाइबर से रिलेटेड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जिसमें पहला चैप्टर से सिर्फ एक ही कंसेप्ट से क्वेश्चन आता है कि खारिफ क्रॉप क्या होता है, राबी क्रॉप क्या होता है। उसमें खारिफ क्रॉप का टाइमिंग क्या है, जो कि जून टू सितंबर है, और राबी क्रॉप का टाइमिंग क्या है, जो ठंडियों के मौसम में। दूसरा कि किस किस टाइप के जो क्रॉप होते हैं वो राबी खारिफ क्रॉप होते हैं। राबी क्रॉप में कौन कौन से आते हैं, जिसमें सबसे मेन है पैडी जो खारिफ क्रॉप है, मेज मक्का, सोयाबीन, ग्राउंड नट, कॉटन, ये सब है। इसी के साथ एक और है जो शुगर केन है, वो भी खारिफ क्रॉप है, और ये बीपीएससी ने लगभग 70वीं बीपीएससी में शायद पूछ भी रखा है। और नेक्स्ट है मॉनसूनल क्रॉप जो खारिफ क्रॉप है। वही राबी क्रॉप में सबसे मेन पूछा जाता है कि ये किस टाइम पे होता है। उससे भी बढ़ के एक क्वेश्चन अभी पूछा नहीं गया लेकिन पूछ सकते हैं कि वेस्टर्न डिस्टरबेंस जो होता है, जो पश्चिमी विक्षोभ हवाएं होती है, उसके कारण राबी क्रॉप को पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिलता है, हेल्प मिलता है उससे। कुछ क्रॉप हो गए, जैसे हिंदी में अगर देखा जाए तो ज़्यादातर अंतर नहीं है, कुछ हद तक बराबरी है। उसके अलावा जो भी इस चैप्टर में इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो नहीं है, सिर्फ यही है एक इम्पोर्टेंट पॉइंट। बाकी जनरल सी बातें हैं, उसको हम स्किप कर सकते हैं। और एक इम्पोर्टेंट है मैन्योर और फर्टिलाइज़र के बीच का डिफरेंसेस। तो सिंपल सा है, मैन्योर जो होता है वो जनरली ऑर्गेनिक होता है, जैविक होता है। वहीं फर्टिलाइज़र हो गया वो केमिकल हो गया, केमिकल के द्वारा बनाया जाता है। ये जनरली क्वेश्चन अगर एक लाइन में आया तो ठीक है, नहीं तो स्किप कर सकते हैं। बाकी इरिगेशन से रिलेटेड और खरपतवार, वीड्स, ये सब क्वेश्चन है। फिर हम सीधा आ जाएंगे सेकंड चैप्टर पे। सेकंड चैप्टर पे हमारा सेकंड चैप्टर है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्रेंड एंड फू। जिसमें सबसे पहले तो पूछा वैसे तो ये आपके इन्फॉर्मेशन के लिए है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता क्या है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जिसे हम नेकेड आई, मतलब खुली आंखों से नहीं देख सकते। जनरली 5 मेजर ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। अगर हिंदी में हम देखा जाए तो हम बैक्टीरिया हो गए, फंगई हो गए, प्रोटोजोआ, अलगी, वायरस, ये हो गए। अब इनमें क्वेश्चन किस तरीके से आता है, ये इन्हीं एनसीईआरटी के बीच से ही क्वेश्चन आता है। और फिर हमें लगता है कि वो पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन पूछ दिया या बहुत ही रैंडम क्वेश्चन है, नहीं। एनसीईआरटी के जो लाइन के बीच से होता है उन्हीं से आता है। जैसे एक है लैक्टोबैसिलस और ई कोली, ये बैक्टीरिया हो गए, तो डायरेक्ट नाम दे सकता है कि लैक्टोबैसिलस ई कोली क्या है। और दूसरा ये टीबी, कोलेरा, टाइफाइड, ये ऑप्शन में आ जाएगा, बैक्टीरियल है, फंगई है, प्रोटोजोआ है, ये अलगी है। इस तरह के क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा हो गया फंगी। जैसे फंगी का एग्जाम्पल, हाँ याद रखिए इस तरीके से, एक तो बैक्टीरिया, फंगी, उनके एग्जाम्पल्स याद करने हैं और उनसे कौन कौन से डिजीज़ होते हैं। घुमा फिरा के इन्हीं एनसीईआरटी के पॉइंट से क्वेश्चन पूछा जाता है। और याद कर लेते बहुत दूर का, ऊपर नीचे दाएं बाएं नहीं, सिर्फ इतना ही पढ़ना है जितना एनसीईआरटी में दिया हुआ है। जैसे एस्परगिलस या ईस्ट, तो क्या है, ये फंगई है। इससे कौन सा भी डिजीज होता है, रिंग वर्म, एथलीट फूट। अगर हम हिंदी में देखें तो जो हमारा दाद और एथलीट फूट है वो फंगई के कारण होता है। दूसरा नेक्स्ट है थर्ड, प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ में क्या है, अमीबा और पैरामीशियम, ये इसका एग्जाम्पल है। और बीमारी ये कौन सा कराते हैं, मलेरिया और पेचसी। पेचसी कौन सी डिजीज है, हम देख सकते हैं, अच्छा डिसेंट्री को कहते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है क्वेश्चन है, नेक्स्ट है अलगी। तो अलगी के ऊपर
इसके एक तो एग्जाम्पल्स पढ़ लीजिए, स्पायरोगायरा, स्प्रुलिना, मोस्टली इन वाटर बॉडीज। तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि मोस्टली इन वाटर बॉडीज, हाँ ये है मेन मोस्टली बेनिफिशियल। एल्गी जनरली बेनिफिशियल होता है, बट हाँ अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि ऑल एल्गी आर बेनिफिशियल, सारे के सारे एल्गी हमारे फ़ायदेमंद होता है, तो ये एक एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। यूपीएससी में जनरली पूछा था, बीपीएससी में हो सकता है ट्राई किया जाए। तो इसका आप ध्यान रख सकते हैं कि मोस्टली बेनिफिशियल है, लेकिन हर एल्गी बेनिफिशियल नहीं होता। नेक्स्ट है वायरस। वायरस, इसका एक पॉइंट आप पढ़ सकते, याद रख सकते हैं कि रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड होस्ट सेल। जब तक इनको कोई होस्ट सेल ना मिले ये नहीं पनप सकते। होस्ट सेल मतलब किसी कोई भी लिविंग एक बॉडी होना चाहिए। अब वायरल इन्फेक्शन ये बीपीएससी में अधिकतर पूछा जाता है। पोलियो ऑप्शन आ जाएगा, फंगई, बैक्टीरियल, वायरल, प्रोटोजोआ, मीजल्स, डेंगू, फ्लू। तो जितने डिजीज़ के नाम एनसीईआरटी में हैं, अगर वही पढ़ लिया जाए मोर और लेस क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। लेकिन किसी एक साल पर्टिकुलर क्वेश्चन में, जैसे एथलीट फूड क्वेश्चन पूछ दिया, अब बच्चे को समझ नहीं आता है कि वो कहाँ से क्वेश्चन पूछ दिया, और उसके चक्कर में हज़ारों बीमारियाँ बहुत कुछ पढ़ के चले जाते हैं। लेकिन पूछा जाता है हमेशा एनसीईआरटी के बीच से ही, तो इस बात का आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस तरीके से हमें फ़ायदा पहुंचा सकता है, जिसमें सबसे मेन तो है कि जो दही बनाने में यूज है। तो क्वेश्चन ये आता है कि जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है वो उससे दही बनाया जा सकता है, या क्वेश्चन घुमा के आ सकता है कि कर्ड में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है। नेक्स्ट है, इसका मेन इम्पोर्टेंट है कि मिल्क कन्वर्ट मिल्क प्रोटीन, जो लैक्टिक एसिड बनता है और वहाँ से फिर ये दही बन जाता है। दूसरा इम्पोर्टेंट है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का फ़ायदेमंद कि एक ये जो ब्रेड होता है, ब्रेड बनाने में हेल्प होता है। जिसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन सा होता है, ईस्ट होता है। इसका प्रोसेस क्या है ब्रेड बनाने का, तो ईस्ट को शुगर के साथ मिलाते हैं जिससे अल्कोहल बनता है और CO2 गैस रिलीज होता है। तो एक चीज़ का यहाँ पे आप गौर दे सकते हैं कि क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा। क्वेश्चन ये नहीं पूछा जाएगा कि ब्रेड कैसे बनता है या उसमें ईस्ट का यूज होता है कि नहीं होता। क्वेश्चन इस तरह पूछा जाएगा कि ब्रेड को बनाते टाइम इनमें से कौन सा गैस रिलीज होता है। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा CO2 गैस। ऑप्शन में कुछ भी आ सकता है, CO2, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, आप कंफ्यूज हो सकते हो, सब आसपास के स्टेटमेंट है। फिर एक ये है, ये ऑप्शन आ सकता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो जो ब्रेड है उसको स्पॉन्जी बनाता है। तो ब्रेड हो गया, या फिर जो बेकिंग सोडा होता है वो जो स्पॉन्जीनेस होता है वो किसके कारण होता है, CO2। ये भी क्वेश्चन घुमा फिरा के आ सकता है कि आपने अपने घर में देखा था बेकिंग सोडा है, उनको जब हम छोले भटूरे बनाते हैं तो उसमें बेकिंग सोडा डालते हैं, तो इनमें से कौन सा गैस है जिसकी वजह से हमारा छोले भटूरे एकदम फूल जाता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। आपको एनसीईआरटी को इन बिटवीन द लाइन पढ़ने की ज़रूरत है। बाकी जो फर्मेंटेशन का प्रोसेस है वो लुईस पास्चर ने डिस्कवर किया था। अगर हिंदी में देखा जाए, देखें तो हिंदी में कर्ड को बनाने का प्रोसेस को लैक्टोबैसिलस ही कहते हैं। बाकी इनमें से क्वेश्चन नहीं आ सकता। ये CO2 रिलीज होता है ब्रेड बनाते टाइम, ये इस पर ध्यान दिया जा सकता है। CO2 से ही आटा फूलता है, जो छोले भटूरे वाला आटा है वो। और लुई पास्चर ने 1857 में इसकी फर्मेंटेशन का जो प्रोसेस है उसको डिस्कवर किया था। बाकी नेक्स्ट बेनिफिट क्या है, मेडिसिन बनाना, जिसमें एंटीबायोटिक हो गया। एंटीबायोटिक का एग्जाम्पल है। अब यहाँ पे एक चीज़ का आप बड़े गौर से ध्यान दे सकते हैं कि जो भी एग्जाम्पल एंटीबायोटिक का स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और एरिथ्रोमाइसिन, ये क्या है, डायरेक्ट नथिंग, सिंपल क्वेश्चन आ जाएगा, ये 3 नाम दे दिया जाएगा और डायरेक्ट पूछ देगा ये क्या है। आप कंफ्यूज हो सकते हो, ये एंटीबायोटिक है। ये चूँकि ये एनसीईआरटी में मेंशन है तो इसका पूछने का बहुत ज़्यादा चांस है। और अगर ये एनसीईआरटी में पूछ दिया फिर आप ही बाहर आकर डिस्कस करो बीपीएससी बहुत ही फालतू क्वेश्चन पूछता है। अरे एनसीईआरटी के बीच से पढ़ के देखो, कुछ फालतू नहीं पूछता, सब इधर उधर से ही होता है
और जो फालतू पूछता है छोड़ दो उसको, ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का। नेक्स्ट टॉपिक आता है इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। तो ये भी है, हाँ, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया होते हैं या फिर ब्लू ग्रीन अलगी है, ये हमारे फ़ायदेमंद होता है। ये बैक्टीरिया जो होते हैं वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, जो हमारे वातावरण में नाइट्रोजन है, उसको ब्रेक करके नाइट्रोजन कंपाउंड में करते हैं, और इसका यूज अलग अलग फील्ड में होता है। वहीं पे जैसे एग्जाम्पल में राइजोबियम बैक्टीरिया हो गए, तो इसमें बहुत कम चांस है। वैसे अगर पूछा जाए तो हाँ, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि जो लेगुमिनियस प्लांट होता है उसमें कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है। अगर हिंदी में देखा जाए तो हाँ, यहाँ लिखा हुआ है कि दलहनी पौधे हो गए, उनमें कौन से बैक्टीरिया पाए जाते हैं, तो राइजोबियम जीवाणु। और इसके क्वेश्चन आ सकते हैं कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन कंपाउंड में ब्रेक इनमें से क्या करता है, बैक्टीरिया, फंगई, प्रोटोजोआ। तो कहने का मतलब इतना है कि जो हम ऊपर जो 5 पढ़े थे, इन्हीं 5 में से घुमा फिरा के इनके डिजीज़ हो गए या फिर इनके एग्जाम्पल्स हो गए, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर इसके जो बेनिफिट है, इनसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। वो भी जो जिस तरीके से मैं बताया हूँ पर्टिकुलर इसी तरीके से क्वेश्चन आएगा, वैसे क्वेश्चन नहीं बन सकता। अब नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कौन कौन से टाइप की बीमारियाँ होती है। तो जिसमें सबसे ऊपर, और ये बीमारी चूँकि एनसीईआरटी में दे रखा है, तो बहुत ज़्यादा चांस है कि इन्हीं में से क्वेश्चन आएगा। अगर इनमें से कोई एक बीमारी करंट मतलब न्यूज़ में रहा है, तो वो तो और ज़्यादा चांस है कि वो आना ही आना है। तो आपको ये सब डिजीज़ पढ़ने हैं, इसके साथ साथ जो करंट में है उस पर थोड़ा ध्यान देना है, वो भी इसी में से। तो जिसमें सबसे पहला है ट्यूबरोक्लोसिस, जो कि जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है कि बैक्टीरियल है कि फंगल है कि प्रोटोजोअन है कि वायरस है। उसके बाद ये सब ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, और ये भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब मीजल्स हो गए, तो हाँ, ये वायरस है। चिकन पॉक्स वायरस है। पोलियो वायरस है। डायरेक्ट ये नाम दे देगा, ये तीनों पूछ देगा कि ये तीनों क्या है, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन हाँ, कोलेरा वाटर बोर्न है, ये ज़्यादा पूछा जाता है और ये कोलेरा जो होता है बैक्टीरियल होता है, ये भी पूछा जाता है। फिर टाइफाइड है, ये भी बैक्टीरियल है, ये भी पूछा जाता है, और ये भी वाटर बोर्न है, ये भी पूछा जाता है। फिर मलेरिया, हाँ, ये बहुत ज़्यादा चांस है कि मलेरिया का आपसे पूछे। क्यों? क्योंकि इस पूरे टेबल में, माने एनसीईआरटी में, सिर्फ प्रोटोजोआ का एक ही डिजीज़ है जो मेंशन दे रहे हैं। तो इसका मतलब मलेरिया बहुत ज़्यादा चांस है कि पूछेगा। अगर पूछा गया तो मलेरिया पूछा जाएगा। और जिसको कैरी कौन करता है, तो फीमेल एनाप्लिस मस्कीटो। तो बाकी सब में क्या है, एयर वाटर ऐसे मेंशन दे रखा है। यहाँ पे जनरली पानी, हवा, पानी बहुत जनरल है, तो इस डोमेन से नहीं पूछा जाएगा। हाँ, यहाँ मेंशन एनसीईआरटी के अंदर कि जो मच्छर होती है फीमेल एनाप्लिस मस्कीटो, उनके द्वारा ये फैलता है, तो ऑब्वियसली यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट डिजीज़ जो एनसीईआरटी मेंशन है हेपेटाइटिस बी, तो हाँ, वायरल है, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ब्लड एंड वाटर से, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। तो ये कुछ डिजीज़ है जो जिस तरीके से बता रखा हूँ उस तरीके से आने का ज़्यादा चांस है। नेक्स्ट है डिजीज़ इन प्लांट। अगर हिंदी में देखा जाए तो हिंदी में भी जनरली डिजीज़ के नाम, कौन सा वायरल है, कौन सा क्या है, वो पूछा जाता है, और किस तरीके से फैलता है, जिसमें कोलेरा का वाटर के थ्रू, ये ज़्यादा पूछा जाता है। तो इन सब का आप ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट है डिजीज़ इन प्लांट्स। अब देखिए, इंसानों के अंदर जो बीमारी होती है वो तो हम आए दिन पढ़ते रहते हैं, और एनसीईआरटी में मेंशन है, ठीक है, कर सकते हैं। लेकिन प्लांट्स के अंदर जो डिजीज़ है वो पेपर में जनरली नहीं देखने को मिलता, न्यूज़पेपर में, और एनसीईआरटी मेंशन है। तो कभी भी बीपीएससी को अगर पेपर डिफ़िकल्ट बनाना हो तो इस डोमेन से क्वेश्चन पूछ सकता है, और ये बहुत ही कम पूछा जाने वाला डोमेन है। जिसमें जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, शायद ये रस्ट ऑफ व्हीट ये पूछा भी गया होगा। लेकिन इसमें भी देखिए, यहाँ पे है फंगी, तो रस्ट ऑफ व्हीट जो है वो फंगल डिजीज़ है, नाम से समझ आ रहा है, व्हीट क्रॉप है, बहुत कम चांस है कि ये पूछेगा।
लेकिन ये फंगल डिजीज़ है, ये तो पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है एक सिट्रस कैंकर। अब इधर भी है सिट्रस प्लांट ना, ये नहीं पूछेगा, लेकिन हाँ ये है बैक्टीरियल डिजीज़, इसके नाम से कहीं भी बैक्टीरिया होने का हिंट नहीं मिल रहा, इसलिए ये क्वेश्चन पूछने का चांस है। नेक्स्ट है येलो वेन मोजाइक, जो कि भिंडी में होता है, यहाँ से पूछेगा क्योंकि इसके नाम से नहीं पता चल रहा है कि ये भिंडी में हो रहा है कि बैगन में हो रहा है, बैंगन में हो रहा है, कहाँ हो रहा है। अगर इसको हम हिंदी में देखा जाए तो हाँ यहाँ भिंडी का पीला मोज़ेक लिखा है, लेकिन ये बहुत कम चांस से लिखा रहेगा, सिर्फ पीला मोज़ेक लिखा रहेगा। तो हाँ भिंडी। विषाणु, तो ये भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है एंथ्रैक्स। एंथ्रैक्स कैटल एंड ह्यूमंस में, ठीक है। कॉज्ड बाय, ये इम्पोर्टेंट है, बैसिलस एंथ्रेसिस। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि बाकी में बैक्टीरिया है, फंगी है, वायरस है, वायरस, लेकिन इसमें एक स्पेशल नाम के साथ एनसीईआरटी मेंशन किया गया, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। तो ध्यान रखिए, एनसीईआरटी से वही क्वेश्चन पूछा जाएगा जो थोड़ा सा अलग हो और थोड़ा सा कम ध्यान जाता हो जिस टॉपिक पे, वो ज़्यादा। नेक्स्ट है फूट एंड माउथ डिजीज़। तो हाँ ये कैटल में होता है, उसके अलावा ये वायरल डिजीज़ है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से फैलता। तो अब यहाँ देखिए, ये जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट वर्ड है ये आ सकता है सीधा स्टेटमेंट। अगर बीपीएससी को स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछना हो तो वो पूछ सकते हैं कि फूट एंड माउथ डिजीज़ इज अ इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट। आपको समझना पड़ेगा, ये एनसीईआरटी मेंशन है, गलत स्टेटमेंट है, तो ठीक है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट ये है प्रिवेंशन एंड वैक्सीनेशन, ये उतना इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है, इसको आप स्किप कर सकते हैं। जो फैक्चुअल है उनसे क्वेश्चन आएगा, जो जनरल बातें हैं उनसे बहुत कम चांस है क्वेश्चन आने का। नेक्स्ट है वैक्सीनेशन। तो वैक्सीनेशन एक होता है इंट्रोड्यूसिंग वीक एंड डेड डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनटू द बॉडी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो माइक्रोब्स है जो डेड हो गए या जो कमज़ोर है उसको पहले हमारे बॉडी के अंदर डालते हैं, और बॉडी फिर क्या करता है उसके अगेंस्ट इम्यूनिटी डेवलप कर लेता है, और मतलब उससे फाइट करने का एक कैपेबिलिटी डेवलप कर लेता है। फिर जब नेक्स्ट टाइम वो स्ट्रॉन्ग वर्जन में वो डिजीज़ जाता है तो उससे फाइट करने के लिए हमारे पास एंटीबॉडी होता है, तो हम इजीली फाइट कर लेते हैं। इसी को वैक्सीनेशन कहते हैं। तो वैक्सीनेशन का वैसे तो क्वेश्चन बहुत कम चांस है पूछने का, लेकिन अगर पूछा जाएगा तो इसके प्रिंसिपल पे पूछा जाएगा कि ये किस प्रिंसिपल पे बेस है। नेक्स्ट एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो एनसीईआरटी मेंशन है कि एडवर्ड जेनर, इसने स्मॉल पॉक्स वैक्सीन की डिस्कवरी की थी। तो वैसे तो अगर वैक्सीन न्यूज में हैं तो चांस है कि पूछ लिया जाए कि स्मॉल पॉक्स वैक्सीन किसने डिस्कवर किया 1798 में एडवर्ड जेनर ने, या फिर पहला वैक्सीन कौन सा है पूरे हिस्ट्री में, तो स्मॉल पॉक्स है, ये सब है स्मॉल। और उसके बाद नेक्स्ट है कॉमन वैक्सीन, तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है नाइट्रोजन फिक्सेशन। अगर हम हिंदी में देखा जाए तो सेम टू सेम है। नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात किया जाए तो हाँ नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे होता है इस पर कुछ फैक्चुअल जो है वो पूछ सकता है। वैसे तो जनरली हर किसी को पता ही होता है कि हमारे वातावरण में 78% नाइट्रोजन है, जो वातावरण का नाइट्रोजन है उसको हम यूज नहीं कर सकते, वो जब तक मतलब कन्वर्ट नहीं होता है N2 में, तो वो है जैसे हमारे वातावरण में 78% नाइट्रोजन है। अब क्या होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया जो होता है, जैसे राइजोबियम बैक्टीरिया या फिर ब्लू ग्रीन एल्गी, तो वो उसको N2 में कन्वर्ट करते हैं। फिर वो जो नाइट्रोजन कंपाउंड होता है वो हमारे मिट्टी में आता है, वहाँ से प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं, फिर वहाँ से प्रोटीन बनता है, एनिमल में आता है, फिर हमारे एनिमल बॉडीज़ में आते हैं, फिर डिकम्पोज। मतलब एक तरह से इस पूरे नाइट्रोजन के साइकिल को दिखा रखा है कि कैसे हमारे वातावरण से नाइट्रोजन उतर के हमारे सॉइल से होते हुए दोबारा से फिर इसी में आ गए, तो इस पूरे प्रोसेस को। तो इसमें बहुत कम चांस है क्वेश्चन पूछे। हाँ क्वेश्चन का फैक्चुअल डेटा है कि हाँ 78% है, ये पूछ सकता है अगर देखा जाए तो। हाँ 78% वाला पॉइंट पूछ सकते हैं। उसके बाद ये जो कंपाउंड में ब्रेक डाउन करने वाला पॉइंट है ये पूछ सकते हैं, और राइजोबियम बैक्टीरिया जो है वो एक पूछ सकते हैं। चैप्टर 2 ख़त्म। तो बस इतना ही चैप्टर 2 में पढ़ना है। चैप्टर 2 को अगर हम वो समरी के तौर पे देखा जाए तो पूरे चैप्टर 2 में क्या इंपॉर्टेंट है, पूरे चैप्टर 2 में एक तो ये जो 5 तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म दे रखे हैं उससे कौन कौन सी बीमारी होती है और उसका कौन सा एग्जाम्पल है वो आपको एक बार पढ़ लेना है।
और उसके बाद ये जो अलग अलग एग्जाम्पल दे रखा है, दही में क्या है, ब्रेड में क्या होता है, CO2 वाला कंसेप्ट, मेडिसिन में जो 3 तरह के मेडिसिन का नाम दे रखा है, इवन ये जो नाम तीनों है ना, ये 12th क्लास के बायोलॉजी में मेंशन है, तो इम्पोर्टेंट नाम है, पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है नाइट्रोजन फिक्सेशन वाला कंसेप्ट। उसके बाद जो ये डिजीज़ है स्पेशली कॉज्ड बाय और कैटेगरी, ये पूछा था। उसमें भी जो अलग कुछ कंसेप्ट है, जैसे फीमेल एनोफिलस मस्किटो, ये पूछ लेंगे। फिर प्लांट का डिजीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर बीपीएससी को पेपर मुश्किल बनाना हो तो इस वाले डोमेन को टच कर सकते हैं। नेक्स्ट ये सब फैक्चुअल डेटा है, एडवर्ड जेनर, ये सब तो बहुत कम चांस है पूछने का, और इनमें से भी ये आपको कंसेप्ट बस पता होना चाहिए, बाकी सब ठीक है। नेक्स्ट सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक, ये हमारा 3rd चैप्टर है। अब इसमें बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन आता है, जैसे नेचुरल फाइबर क्या है, तो कॉटन हो गए, जूट, लाइनिन, ये सब। आप ये एक इम्पोर्टेंट है कि ये प्लांट और एनिमल दोनों से मिलता है। नेचुरल फाइबर प्लांट और एनिमल दोनों से मिलता है। बाकी एक ये इम्पोर्टेंट डेटा है, मतलब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है कि जो सेलुलोस होता है वो कॉटन प्लांट से डिराइव्ड होता है, बाकी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इस तरफ अगर हम सिंथेटिक फाइबर की बात करें, उससे पहले अगर हिंदी में देखा जाए तो हाँ, नेचुरल फाइबर में एग्जाम्पल दे रखा है कि कॉटन, वूल, सिल्क, जूट, लाइनिन, तो बेसिकली ये जो है पेड़ पौधा और जानवर दोनों से मिलते हैं। ये पेड़ पौधे और जानवर दोनों से मिलते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट है सिंथेटिक फाइबर। तो सिंथेटिक फाइबर में क्या हो जाएगा, रेयन, नाइलॉन, पॉलिस्टर, अक्राइलिक। तो इसके जो फीचर्स है जो चैप्टर में आगे मेंशन है उससे क्वेश्चन आएगा। हाँ, ये भी आ सकता है, इम्पोर्टेंट है कि रेयन, नाइलॉन, अक्राइलिक, पॉलिस्टर ये सिंथेटिक फाइबर है या नहीं, ये क्वेश्चन आ सकता है। उसके अलावा ये पेट्रोकेमिकल से बनाया जाता है, ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पॉइंट है। पेट्रोकेमिकल हिंदी में भी वही लिखा हुआ है। इसको हम मैन मेड फाइबर भी कहते हैं। और नेक्स्ट, बट इस पूरे टेबल से उतना इम्पोर्टेंट नहीं आएगा, ये तो जस्ट इंट्रोडक्शन है। क्वेश्चन आगे आएगा कि पॉलीमर क्या होता है। पॉलीमर क्या होता है, लार्ज मोलिक्यूल मेड अप ऑफ मेनी रिपीटिंग स्मॉलर यूनिट, मतलब जो छोटे छोटे यूनिट को कंबाइन करके एक बड़ा मोलिक्यूल बना लिया, उसको पॉलीमर कहते हैं। जैसे डेफिनेशन से फिर से वही बात, डेफिनेशन बहुत ही जनरल है, क्वेश्चन यहाँ से नहीं बनेगा, क्वेश्चन बनेगा इसके एग्जाम्पल से। सेलुलोस एक नेचुरल पॉलीमर है, ये किससे बना है, रिपीटिंग ग्लूकोज यूनिट से। तो बनेगा क्वेश्चन कि सेलुलोज इज अ नेचुरल पॉलीमर, सेलुलोज एक नेचुरल पॉलीमर है, ये किस चीज़ से बना है, ऑप्शन में होगा ग्लूकोज यूनिट, फ्रक्टोज यूनिट, या फिर और भी कोई फैट का, प्रोटीन का, अमीनो एसिड, ये सब यूनिट। तो आपको समझना पड़ेगा कि एनसीईआरटी में डायरेक्टली मेंशन है। नेक्स्ट, हाँ, यहाँ ये एक ऐसा टेबल है, उससे पहले हम जरा हिंदी में देख सकते हैं। हिंदी में सिंपल है, यही लिखा हुआ है कि जो सेलुलोज है वो ग्लूकोज के इकाइयों से बना हुआ है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट हमारा है रेयन। ये जो टेबल है ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, इससे क्वेश्चन आ भी रखा है और आगे भी आने का चांस है, क्वेश्चन रिपीट होने का चांस भी और नया क्वेश्चन भी बनाने का चांस है। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे रेयन को। रेयन क्या होता है, ये वुड पल्प से बनता है, लकड़ी के जो पल्प होते हैं उससे बनता है। देखा जाए तो इसका प्रॉपर्टी क्या है, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं, इसका हम सबसे पहले यूजेस देखते हैं। रेयन का जो कारपेट होता है उसको बनाने में यूज होता है, बेडशीट बनाने में यूज होता है, और ड्रेस मटेरियल बनाने में यूज होता है। और चीपर देन सिल्क, वुवन सिल्क, डाइड इन मेनी कलर, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन हाँ, इसके जो एग्जाम्पल्स है किस में बनाने में यूज होता है वो आप एक बार ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है नाइलॉन। नाइलॉन से इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है, ये जो पैरासूट है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये पैरासूट बनाने में यूज होता है। चढ़ाई रस्सी, सीट बेल्ट, टूथब्रश,
मोजेरसिया तंबू। लेकिन ये जो पैरासूट है ये क्वेश्चन पूछ भी रखा है और आगे भी पूछा जाएगा कि हाँ नाइलॉन की वजह से, नाइलॉन इतना मजबूत होता है कि उससे पैरासूट को बनाया जा सकता है। बाकी ये सब जनरल फीचर है, मजबूत एंड लचीला, हल्का, चमकदार, इससे उतना क्वेश्चन नहीं बन सकता। नेक्स्ट है, हाँ ये इसमें क्या लिखा है नाइलॉन के बारे में कि फर्स्ट फुल्ली सिंथेटिक। आपको समझ जाना चाहिए कि दिस इज इम्पोर्टेंट फैक्ट, ये पूछ सकता है बीपीएससी में कि पहला फुल्ली सिंथेटिक फाइबर कौन सा है, और एग्जाम ऑप्शन में आ गया नाइलॉन, रेयन, पॉलिस्टर, अक्राइलिक, मुंह बादी कुछ समझ नहीं है तो क्या पूछ दिया, बाहर निकल गया। बहुत फालतू क्वेश्चन पूछता है बीपीएससी, नहीं फालतू नहीं पूछता है, वो इन्हीं में से पूछता है, एनसीईआरटी के लाइंस के बीच में से पूछता है। तो ये है, टूथब्रश बनता है नाइलॉन से, ये पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट इम्पोर्टेंट है पॉलिस्टर। पॉलिस्टर क्या है, पॉलिस्टर का सबसे मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट, डू नॉट रिंकल। इस पे क्या कहते हैं इसको, झुर्रियाँ, हाँ झुर्री नहीं बनते। तो ऑब्वियसली जब झुर्री नहीं बनेंगे तो शर्ट्स में, ड्रेस में, लेकिन ये शर्ट ड्रेस इतना इम्पोर्टेंट नहीं। डू नॉट रिंकल, दिस इज इम्पोर्टेंट, यहाँ से पूछ सकता है। डज नॉट श्रिंक, यहाँ से पूछ सकता है, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं। पॉलीकोट, हाँ समझ में आ जाएगा कॉटन का है, पॉलीवुल समझ में आ जाएगा वूल का है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन तो आपको समझना पड़ेगा कि किस सिंथेटिक फाइबर से क्या इम्पोर्टेंट, मतलब क्या थोड़ा स्पेसिफिक है वो पूछेगा। जनरल नहीं पूछा जाता है, स्पेसिफिक पूछा जाता है। यहाँ पे है अक्राइलिक। अक्राइलिक, अब अक्राइलिक में सबसे इम्पोर्टेंट आता है कि विंटर क्लोथ, सॉक्स, शॉल, नो अक्राइलिक उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो आप इस 3 पे ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट एक स्पेशल फैक्ट क्या है, नाइलॉन थ्रेड इज स्ट्रोंगर देन स्टील वायर। बस कुछ नहीं, सिर्फ ये स्टेटमेंट आना जरूरी है बीपीएससी में। आधे बच्चे तो स्टेटमेंट गलत मार के आ जाएंगे, स्टील वायर से ताकतवर कैसे हो सकता है कुछ भी, हाथ से स्टील वायर काटा हाथ कट गया ना, स्टील वायर ताकतवर है नाइलॉन, ये है इम्पोर्टेंट। पेन बदल लूँ जरा, कौन सा पेन रखूँ, ग्रीन ठीक है, लाल पे लाल नहीं दिख रहा। तो स्टील वायर ज़्यादा स्ट्रोंगर होता है नाइलॉन थ्रेड, इसीलिए पैरासूट में और रॉक क्लाइंबिंग रोप्स में यूज। तो ये भी पूछ सकता है कि पैरासूट में नाइलॉन का यूज क्यों करते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, तो ये समझ सकते हैं। नेक्स्ट हमारा सिंथेटिक फाइबर में नेक्स्ट टॉपिक है करेक्टरिस्टिक। तो हाँ एडवांटेज डिसएडवांटेज बहुत कम चांस है क्वेश्चन का, लेकिन फिर भी इसमें जो फैक्चुअल डेटा जो अलग है वो पूछने का चांस है। एब्जॉर्ब लेस मॉइस्चर, ठीक है, कम मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है तभी तो यूज में आता है, लेस ड्यूरेबल है, कम एक्सपेंसिव है, ठीक है जनरली ये इंपॉर्टेंट है। रिंकल रेजिस्टेंस जो हम पहले ही बता चुके हैं, पॉलिस्टर, पॉलिस्टर के लिए ये, हाँ जी हाँ पॉलिस्टर के लिए है कि इसको रिंकल नहीं आता। उसके बाद हाँ ये एक इम्पोर्टेंट है इसका डिसएडवांटेज, मेल्ट ऑन हीटिंग। तो ये अगर क्वेश्चन आ भी गया तो कॉमन सेंस से समझ सकते हैं, अगर जिस किसी ने नाइलॉन वाइलन का कपड़ा वपड़ा पहना होगा तो कहते हैं नहीं पहनना चाहिए, गर्मी के मौसम में आग वाग लग जाती है तो पिघल जाता है वो सब। अगर हिंदी में हम देखें तो जनरली हिंदी में भी सेम टू सेम ही लिखा रहता है। हाँ यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट है एक्सेप्शन, यहाँ आपको समझना पड़ेगा ये एक्सेप्शन क्या है। पेन चेंज करो, यह गुड। क्वेश्चन 101% आएगा, आ सकता है, क्या आ सकता है कि मेलामाइन प्लास्टिक, दिमाग में बिठा लो, मेलामाइन प्लास्टिक फायर रेजिस्टेंट है, माने आग नहीं लगता इसमें, और आग नहीं लगता इसलिए जो फायर फाइटर का ड्रेस होता है और जो किचन का जो फ्लोरिंग होता है नीचे ज़मीन, उसके ऊपर मेलामाइन प्लास्टिक का घोल या मेलामाइन प्लास्टिक चिपकाया जाता है, उसको मिक्स किया जाता है ताकि आग ना लगे। तो दिमाग में बस जाना चाहिए फायर रेजिस्टेंट माने मेलामाइन। तो ये क्वेश्चन पूछा भी जा गया है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा भी गया है और पूछा भी जा सकता है।
तो जी हाँ, यहाँ भी है मेलामाइन प्लास्टिक आग प्रतिरोधक है। ये हिंदी थोड़ा अलग है, ये एआई का कमाल है। बाकी आप जो पीडीएफ होगा वो हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा, तो आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्लास्टिक में थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक कि यूपीएससी में भी स्टेटमेंट में ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं। जिसमें सबसे पहले आप थर्मोसेटिंग में देखिए ये वाला पॉइंट, मेलामाइन किचन वेयर फ्लोर टाइल। क्यों? क्योंकि ये हीट रेजिस्टेंट है। अभी ऊपर ही लिखा था, आ जाओ थोड़ा साइड में आ जाओ। हाँ, हीट रेजिस्टेंट माने आग नहीं लगेगी, इसमें आग नहीं लगेगी इसलिए किचन में यूज होगा, आग नहीं लगेगी इसलिए फायर फाइटर में यूज होगा, फायर फाइटर के ड्रेस में। बाकी थर्मोप्लास्टिक देखा जाए तो हाँ, थर्मोप्लास्टिक क्या होता है, रीहीट कर सकते हैं, रीशेप कर सकते हैं। मतलब ये पिघल के माने थोड़ा कमज़ोर होकर दूसरा शेप बना सकता है। इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे टॉय हो गया, खिलौना हो गया, कंटेनर। इसको क्या है, जैसे थोड़ा हीट करो तो पिघल के लचीला हो जाता है। तो इसका मतलब थर्मोप्लास्टिक को हम लचीला बना सकते हैं, उसका शेप साइज चेंज कर सकते हैं, इसको रिसाइकल भी कर सकते हैं। ये रहा ना बेंडेबल मतलब उसको मोड़ सकते हैं जब हीट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछ सकता है, पूछा भी जाता है कि थर्मोप्लास्टिक इसको हिंदी में क्या कहते हैं। हाँ, हिंदी में भी सेम ही कहते हैं। थर्मोप्लास्टिक बेंड हो सकता है हीट होने पे, और उसका फिर वो वाले कंसेप्ट को दिमाग में रख के अगर उसके यूजेज पूछ भी दिए तो आप उसको समझ सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ आ गया थर्मोसेटिंग। थर्मोसेटिंग क्या होता है, कैन नॉट बी सॉफ्टेंड आफ्टर मोल्डेड। मतलब एक बार जो बन गया सो बन गया, टूट जाएगा लेकिन मुड़ नहीं पाएगा, ऐसा है ये थर्मोसेटिंग। तो इसीलिए तो इलेक्ट्रिक स्विच बनाने में यूज होता है, हैंडल्स बनाने में यूज होता है। इसका एग्जाम्पल क्या है, बेकेलाइट एंड मेलामाइन। तो एग्जाम्पल्स पूछे जाएंगे। थर्मोप्लास्टिक एग्जाम्पल भले ही ना पूछे क्योंकि थोड़े जनरल्स हो गए, लेकिन हाँ ये थर्मोसेटिंग के पूछेंगे, बेकेलाइट एंड मेलामाइन। हिंदी में देखा जाए तो हिंदी में भी यही लिखा हुआ है कि जो बेकेलाइट होता है और मेलामाइन होता है वो थर्मोसेटिंग है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होता है, जो टूट जाता है। तो क्वेश्चन में रहेगा कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को हीट करने पे मोड़ सकते हैं। बिल्कुल गलत स्टेटमेंट, टूट जाएगा लेकिन मुड़ेगा नहीं, याद रखना थर्मोसेटिंग। दूसरा इसके एग्जाम्पल्स बेकेलाइट और मेलामाइन। मेलामाइन का आपको पता चल गया, ये फायर रेजिस्टेंट है, ये किचन में यूज होता है, ये फायर फाइटर के ड्रेस में यूज होता है। उसके अलावा जो बेकेलाइट है उसकी मदद से स्विच बनाता है। तो ये भी क्वेश्चन आता है, आ भी रखा है कि हमारे स्विच हो गए या हैंडल्स हो गए उसमें कौन सा मटेरियल यूज किया जाता है। तो ये सब हो गए हमारे प्लास्टिक के टाइप्स जो एनसीईआरटी में मेंशन है। फिर आगे बहुत ही जनरल है, इससे क्वेश्चन नहीं आ सकता। वैसे प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक, हाँ नॉन रिएक्टिव है तभी तो यूज करते हैं, लाइट वेट है इसलिए यूज करते हैं, मोल्ड कर सकते हैं, ड्यूरेबल है, वाटर रेजिस्टेंट है। ये सबसे क्वेश्चन नहीं आता है, ये बहुत ही जनरल स्टेटमेंट है। बायोडिग्रेडेबल हो जाए, नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ये सब कुछ जनरली पता ही रहता है, पढ़ने की जरूरत नहीं है, इससे क्वेश्चन भी नहीं आता है। ये भी ऐसे ही लिखा हुआ है, इसको भी आप स्किप कर सकते हैं, इससे भी क्वेश्चन नहीं आता। हाँ, क्विक रिवीजन पे एक बार जरूर नज़र बनाइए। ये मेरे हर पीडीएफ के लास्ट में मिलेगा आपको, पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद आप इसको पढ़ सकते हैं। दूसरा, एग्ज़ाम के टाइम पे आपको लास्ट कुछ रिवीजन करना है, पीडीएफ खोलिए, एकदम से लास्ट में आइए और पढ़िए, इससे आपका क्विक रिवीजन हो जाएगा। अब क्विक रिवीजन क्या है, हम खरीफ क्रॉप पढ़ चुके हैं, जून टू सितंबर मानसून महीने का है, और ये सब पैडी, मेज, ग्राउंड नट, कॉटन और गन्ना भी वो देख सकते हैं। राबी क्रॉप ये रहा विंटर सीजन, इसमें क्या है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, इसका ध्यान रखिए। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस कारण ही ये फसल अच्छी हो पाती है। नेक्स्ट है मैन्योर और फर्टिलाइज़र में अंतर। ठीक है, फर्टिलाइज़र में एनपीके याद रखिए, एनपीके क्या होता है, नाइट्रोजन, पोटेशियम और फॉस्फोरस। नेक्स्ट, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। सेकेंड चैप्टर में मेन इंपॉर्टेंट क्या क्या पॉइंट है, सेकेंड चैप्टर में जो 5 टाइप्स है
इसको आप वहाँ जाके याद कर सकते हैं, इसमें कौन कौन सा बीमारी है और कौन कौन सा एग्जाम्पल है। लैक्टोबैसिलस दही, ईस्ट CO2 वाला कंसेप्ट, एंटीबायोटिक्स, ये जो 3 एंटीबायोटिक्स है ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। राइजोबियम, वो जो नाइट्रोजन फिक्सेशन वाला कंसेप्ट है। वैक्सीनेशन में एडवर्ड जेनर को याद रख लिए स्मॉल पॉक्स के साथ। बाकी इंपॉर्टेंट हुआ करंट अफेयर में रहा तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा वैक्सीनेशन से। कहाँ गया? नेक्स्ट थर्ड चैप्टर में इंपॉर्टेंट क्या रहेगा? सिंथेटिक फाइबर्स। अगर हिंदी में देखा जाए मोर और लेस सेम ही रहता है। कहाँ गया? ये रहा, ये वाला तो वही है, ये वाला भी सेम है। नेक्स्ट सिंथेटिक फाइबर्स, जो ये था रेयान, नाइलॉन, पॉलिस्टर, अक्राइलिक, ये एग्जांपल डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि ये क्या है। फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर कौन सा है? नाइलॉन, स्ट्रोंगर देन स्टील वायर, उसका एक जिक्र है, स्टील वायर से भी मजबूत है। हाँ, यहाँ पे हिंदी में थोड़ा दिक्कत आ रहा है, कुछ कुछ अलग लिखा हुआ है, तो इसको आप हो सके तो इंग्लिश और हिंदी साथ में पढ़ लें तो हेल्प मिलेगा। बाकी पॉलिस्टर हो गया, डू नॉट रिंकल, थर्मोसेटिंग कैनॉट बी मोल्ड, टूट जाऊंगा लेकिन झुकूंगा नहीं, पुष्पराज। नेक्स्ट बेकेलाइट और मेलामाइन इसका एग्जांपल है। मेलामाइन वही फायर वाला कंसेप्ट, बेकेलाइट स्विच वाला कंसेप्ट, बस। थर्मोसेटिंग झुक जाऊंगा, थर्मोसेटिंग भी थोड़ा अलग है कि टिका रहूँगा कितनी भी गर्मी आ जाए, कितना भी कुछ आ जाए, लेकिन टूटूंगा नहीं। तो दोनों का अपना अपना तरीका है, बस। नेक्स्ट बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बाकी इससे देखा जाए तो ये डेफिनेशन है, नॉट वेरी मच इम्पोर्टेंट, इसको आप स्किप भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो फिर चैप्टर 1, 2 एंड 3 कंप्लीट। हिंदी में भी देखें, सेम टू सेम, नॉट इम्पोर्टेंट। चैप्टर 1, 2, 3 कंप्लीट। हम अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे लगभग, जब इतना जल्दी हम पढ़ ही लेते हैं तो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर सकते, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा क्या इम्पोर्टेंट चैप्टर है? चैप्टर 1, 2, 3 हम कर लिए, और मैं फिर से बता रहा हूँ, 8th क्लास में जो भी 18 चैप्टर है उसको हम उतना डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, हम डिटेल में पढ़ेंगे 9th और 10th से, क्योंकि जो BPSC में क्वेश्चन आता है लगभग 27 क्वेश्चन आता है, उसमें से 25 के आसपास तो 9th 10th से होता है। तो 8th को हम इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि छुटके फुटके एक आधा क्वेश्चन आ रहे, या फिर जो 9th 10th को पढ़ने के लिए जो हमें कंसेप्ट पहले से पता होना चाहिए वो हम यहाँ से कवर कर रहे हैं। तो हमारा नेक्स्ट है चैप्टर 4। नेक्स्ट है हमारा रेड पेन, चैप्टर 4 मेटल एंड नॉन मेटल, चैप्टर 5 कोयला एंड पेट्रोलियम, चैप्टर 6 कंबशन एंड फ्लेम, चैप्टर 7 कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल। हिंदी में देखा जाए, जी हाँ, धातु अधातु आ गया, हाँ ये रहा, धातु अधातु, कोयला पेट्रोलियम, दहन एंड ज्वाला। ये नाम ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि ये AI से इंग्लिश को हिंदी में किया गया है, तो इसलिए दोनों PDF को आपको साथ में रखना पड़ेगा। कहीं कहीं पे हिंदी में एग्जैक्ट ट्रांसलेशन नहीं है, तो वहाँ पे मैं इंग्लिश में बता रहा हूँ। जैसे अब हम चैप्टर 4 की अगर हम बात करें तो चैप्टर 4 है मेटल एंड नॉन मेटल। ये रेड पेन से ही है तो हमें पेन बदलना पड़ेगा, पेन को करता हूँ पीला, पीला पेन। तो नेक्स्ट है मेटल एंड नॉन मेटल। तो इसमें क्वेश्चन किस तरीके से आता है? क्वेश्चन आता है मेटल के प्रॉपर्टीज से नॉन मेटल के प्रॉपर्टीज, दोनों को मिक्स करके क्वेश्चन पूछ देते हैं। कि ऊपर से याद रखिए, लस्ट्रस इसका मतलब शाइनी सरफेस, मेलिएबल मतलब उसको हम पतली सी सीट में बदल सकते हैं, डक्टाइल उसका मतलब हम वायर में कर सकते हैं, सोनोरस उसको हम घंटी की तरह बजा सकते हैं, टन टन टन।
बाकी गुड कंडक्टर ऑफ हीट इलेक्ट्रिसिटी, सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर पे, मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। और इसका जो एग्जांपल है आयरन, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, ये वाला। अगर हम हिंदी में देखें तो कहाँ गया, ये रहा, दिस इज चमकदार, पीटने पर पतली चादर बनती है। मैं वैसे बहुत धीरे बोल रहा हूँ तो सबका समझने का अलग अलग पावर है। तो अगर किसी को बहुत कम स्पीड लग रहा है तो अपना 1.5 2 का स्पीड या 1.25 जितना आपको लगे उतना आप कर सकते हैं स्पीड। तो इसलिए इसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। नेक्स्ट हमारा डक्टाइल होता है, तार की तरह बनाया जाता है, घंटी की आवाज़ आती है, बिजली जो इलेक्ट्रिसिटी और उसमें है वो गुड कंडक्टर होता है, ठोस होता है, सॉलिड होता है, मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, और लोहा, तांबा, सोना, चांदी, ये सब है। बाकी अधातु का गुण क्या है, डल, एकदम बेकार था, दिखने में बेकार था, पीटने पर टूट जाती है पर चादर नहीं, तार नहीं बन पाता, मतलब जो मेटल का होता है उन्हीं में नो लग जाएगा जनरली, और उसके अपोजिट रहेगा। जैसे क्या है, ये यहाँ पे देखिए लो मेल्टिंग पॉइंट, जूम हो जाओ, हाँ, लो मेल्टिंग पॉइंट, इसका मतलब इसको जो नॉन मेटल होंगे उसको कम टेम्परेचर एज कंपेयर टू मेटल, मेटल के कंपैरिजन में कम टेम्परेचर पे मेल्ट कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल हो गया सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, जी हाँ, तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अब इसमें क्या एक्सेप्शन है, आ गया क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा, आया कि नहीं आया, तो इसका आ गया एक्सेप्शन मरकरी। मरकरी एक ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है, एकमात्र मेटल जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड है कौन सा है, मरकरी। और आयोडीन क्या है, आयोडीन इज द ओनली नॉन मेटल दैट इज लस्ट्रस, लस्ट्रस माने शाइनी सरफेस, मतलब ज क्यों लिख रहा हूँ, च लिखना है, चमकदार का, बैठ जाओ, ये पीला कलर थोड़ा सा, हाँ ये ग्रीन करता हूँ, रुको, कलर आ जाओ तुम, ग्रीन, हरा रंग, सूगा पंछी वाला रंग, तो चमकदार, हाँ ये हुआ ना, ग्रीन से चमकदार। तो ऐसा नॉन मेटल, वैसे नॉन मेटल, मेटल क्या होता है चमकदार, नॉन मेटल क्या होता है डल, डल मतलब चमकदार जो नहीं होता, लेकिन एक नॉन मेटल है जो चमकदार है, आयोडीन। लो बीपीएससी का क्वेश्चन आ गया, मरकरी, बहुत मरकरी तो वैसे जनरली बहुतों को पता होता है, लेकिन आयोडीन का नहीं पता होता। क्वेश्चन में आ गया कि इनमें सारे के सारे नॉन मेटल्स डल होते, नहीं सारे नहीं होते, एक्सेप्शन आर देयर। नेक्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो केमिकल प्रॉपर्टीज से जनरली क्वेश्चन नहीं आता, सीधा केमिकल प्रॉपर्टी पूछ दिया बैठ के वहाँ पे याद करने। केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस पे जो एप्लीकेशन होता है, जो उसका यूजेज होता है, वहाँ से क्वेश्चन आता है। जैसे पहला केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। तो इसका क्या है, इसका यूजेज है कि जब लोहा को, लोहा माने आयरन, आयरन को जब ऑक्सीजन या और पानी के संपर्क में आने पर रस्ट बन जाता है, रस्ट माने जंग लग जाता है, जिसका केमिकल रिएक्शन क्या है, Fe2O3.4H2O, ये ऐसे लिखा हुआ है, Fe2 नीचे है, O3.4H2O ऐसे है, ये उल्टा पुल्टा मत पढ़ लेना। वैसे तो फॉर्मूला नहीं पूछा जाएगा, लेकिन हाँ ये रस्टिंग के पीछे का जो कंसेप्ट है वो यही है कि वो मेटल जो है ऑक्सीजन के साथ मिलके रस्टिंग कराता है, मेटल में आयरन। दूसरा, जैसे दूसरा एग्जांपल है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं, माने हीट करते हैं, माने आग लगाते हैं, तो उसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट दिस इज, मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसे जलता है, वाइट पाउडरी फॉर्म। बहुत से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रखा है, इनमें से कौन सा मेटल है या इनमें से कौन सा एलिमेंट है जिसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने पे वाइट पाउडर जैसा सब्सटेंस निकलता है। एनसीईआरटी का शुरुआत का लाइन है मैग्नीशियम, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब अगर हिंदी में देखा जाए तो ये आयोडीन वाला कंसेप्ट हो गया, मरकरी वाला कंसेप्ट हो गया, उसके बाद ये लोहा वाला, मैग्नीशियम वाला, मैग्नीशियम ऑक्साइड का हमने बता ही दिया।
अब मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है जनरली, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड नहीं, ये दे रखा है कि मेटल का जो ऑक्साइड होता है, जो मेटल का जो ऑक्साइड बनता है वो क्या होता है, बेसिक। बेसिक माने बेस, बेस मतलब क्षारीय। जो एसिडिक होता है उसको क्या कहते हैं, एसिडिक, लवणीय कहते हैं, लवणीय क्षारीय, हाँ शायद, तो वो होता है बेसिक। जो मेटल ऑक्साइड होता है हमारा वो बेसिक होता है। तो जो इसका मतलब जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है वो क्या होगा, बेसिक होगा। अब यहाँ से एक कंसेप्ट पूछा जाता है, वो आगे पता नहीं मेंशन होगा नहीं होगा, आप समझ लीजिए कि जब हमें होता है एसिडिटी, पेट में होता है गुड़ 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 गुड़, भर के ठूस लेते खा लेते तो होता है एसिडिटी, या फिर जब भूख लगी होती तब। तो एसिडिटी को मिटाने के लिए हमें क्या चाहिए, बेसिक। और जब एसिड प्लस बेस मिलता है तो बनता है पानी प्लस साल्ट। तो बेसिक में हमें इस टाइम पे चाहिए होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, एक बेसिक है। जो इनो हो गया, इनो, जो इनो घोल के पीते हैं वो एक मेटल ऑक्साइड ही तो है, एक बेसिक ही तो है, वो सब इसके पावर को कम करता है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट है रिएक्शन विथ वाटर। अब जैसे सोडियम हो गया, मेटल है, उसमें पानी मिला दिया तो भम से फटता है और हाइड्रोजन गैस निकल जाता है, पुट से साउंड आता है ऐसे। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये क्वेश्चन इस तरह नहीं पूछा जाता है कि इससे रिएक्ट किया तो ये नहीं, एक एलिमेंट है जिसको पानी के साथ मिलाया तो हीट, मतलब वो फट गया, हाइड्रोजन गैस रिलीज हुआ, दिमाग लगाए। ऑप्शन मिलेगा नाइट्रोजन, ऑप्शन में रहेगा सोडियम, पोटेशियम, एकदम आसपास के। तो यहाँ पे काम आता है रीड बिटवीन द लाइन एनसीईआरटी। एनसीईआरटी को एकदम लाइन के बीच से पढ़ा जाता है, एकदम डिटेल में पढ़ा जाता है, और उतना ही पढ़ा जाता है जितना पूछा जाए, और उसके लिए मैं हूँ, तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। नेक्स्ट है, इसीलिए सोडियम को, चूंकि सोडियम पानी में ही रिएक्ट कर जाता है, पानी में ही आग लगा देता है, इसलिए सोडियम को केरोसिन में रख देते हैं, लगा हुआ आग उसके ईंधन में ही रख दिया। अब जनरली इसका वैसे इसके मेन पीछे का कारण ये है कि जो केरोसिन होता है ना, केरोसिन ऑयल, ये इसको हटाता हूँ पहले, सब वो लग रहा है, इसको मिटाओ पहले। केरोसिन ऑयल होता है वो ऑक्सीजन का कांटेक्ट ख़त्म कर देता है सोडियम से। सोडियम पानी में मिलेगा तब ना वो रिएक्ट करेगा, या ऑक्सीजन में मिलेगा, हवा में मिलेगा तब ना रिएक्ट करेगा। सोडियम को हवा में ही नहीं मिलने देंगे, उसको पानी का ही कांटेक्ट नहीं आने देंगे, इसलिए उसको केरोसिन ऑयल में रखते। हाईली रिएक्टिव मेटल है सोडियम। ये क्वेश्चन घुमा फिरा के स्टेटमेंट में, वन वर्ड में, जैसे जैसे पूछना हो पूछें, अपना क्लियर हो गया। नेक्स्ट है मेटल का रिएक्शन विद एसिड। अब जब मेटल को एसिड के साथ मिलाते हैं तो क्या बनता है, इसमें सबसे एक इम्पोर्टेंट है कि मेटल क्या होता है। अगर आपको नहीं पता तो मैं मेटल का फटाक से बता दूं। मेटल ऊपर जो प्रॉपर्टीज़ था वो तो है ही, लेकिन किसी नाम को समझ के अगर आपको पता चलना हो, किसी एलिमेंट को देख के या उसके चार्ज को देख के आपको पता करना हो कि मेटल है कि नहीं है, तो उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा। मेटल पे हमेशा पॉजिटिव चार्ज होगा। पॉजिटिव चार्ज मतलब अच्छी बात है, इसलिए मेटल है। तो याद करने के लिए बता रहा हूँ, ऐसे ऐसा कुछ अच्छा बुरा कुछ नहीं। नेक्स्ट, जब मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस। तो फिर वही घुमा फिरा क्वेश्चन, इनमें से कौन सा मेटल, इनमें से कौन सा एलिमेंट है जो एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है, तो मेटल है। मेटल ढूंढिए कौन सा उसमें मेटल है। जैसे आयरन को HCl के साथ मिला दिया जाए फिर Cl2+H2 गैस, कॉपर को HCl के साथ मिला दिया तो नो रिएक्शन। इसके पीछे भी एक कंसेप्ट है, अभी बताता हूँ। और कॉपर को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिला दिया जाए तो CuSO4 SO2+ वाटर। तो इसमें ये वाला जो कंसेप्ट है, कॉपर को डाइल्यूट HCl में मिलाना, नो रिएक्शन। डाइल्यूट में
इसका एसिडिटी कंसंट्रेशन कम हो जाता है, ये मेन कारण है। डाइल्यूट क्या होता है? डाइल्यूट HCl माने इसमें पानी बहुत ज़्यादा मिला हुआ है, तो पानी मिला हुआ तो एसिडिटी का इम्पैक्ट कम हो गया, एसिडिटी का इम्पैक्ट कम हो गया, तो इसलिए। और दूसरा है कि HCl में हाइड्रोजन है, Cl माइनस, और एक रिएक्टिविटी सीरीज आता है, कंसेप्ट है, आप अगर पढ़े होंगे रिएक्टिविटी सीरीज, उसके हिसाब से देखा था। ये रिएक्टिविटी सीरीज आगे आने वाले वीडियो में क्लियर करूँगा, अभी पढ़ेंगे तो घोच पोच हो जाएगा। तो बस इतना ध्यान रखिए कि कॉपर को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिलाने पे CuSO4 बनता है, SO2 बनता है और पानी बनता है। अगर हिंदी में देखा जाए वैसे तो हिंदी में बहुत हद तक सेम ही रहेगा, नाम वाम तो वही लिखा रहता है, सोडियम, फिर लोहा, तांबा, तांबा, ठीक है। नेक्स्ट, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। अब मेटल के बाद बारी आ गई नॉन मेटल का। तो नॉन मेटल का तो ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट, सल्फर जो है वो तो एक नॉन मेटल है, जब वो ऑक्सीजन के साथ मिलेगा तो वैसे सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा। तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड क्या होगा? एसिडिक। मतलब जो मेटेलिक ऑक्साइड था, मेटेलिक ऑक्साइड वो क्या था? बेसिक था। तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड क्या रहेगा? एसिडिक। समझदार बच्चों को इशारा ही काफ़ी है कि ये है BPSC का फेवरेट डोमेन। क्या है? फेवरेट एरिया, जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। मेटल बहुत सारे मेटल है, नाम बदल के क्वेश्चन अलग अलग। नॉन मेटल बहुत सारे हैं, ऊपर नीचे दाएं बाएं बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन कंसेप्ट यही है कि मेटेलिक ऑक्साइड हमेशा बेसिक होगा। ऑक्साइड क्या कब बनता है? जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है। और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड हमेशा एसिडिक होगा, इसको आप ध्यान रखिए। अगला टॉपिक है, जब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड को पानी के साथ मिलाएंगे तो रिएक्ट नहीं करेगा। लेकिन एक एक्सेप्शन है, केमिस्ट्री बिना एक्सेप्शन नहीं हो सकता, साइंस वालों को पता है, मुस्कुराइए। नेक्स्ट है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस क्या है? हाईली रिएक्टिव है। फॉस्फोरस है नॉन मेटल, इतना रिएक्टिव है कि हवा में ही आग लगा देता है। पानी में क्या आग लगाएगा? हवा में ही आग लगाता है। इसलिए फॉस्फोरस को पानी में रखते हैं। वैसे ये मतलब ये इस तरीके से है कि नॉन मेटल जो है वो पानी के साथ रिएक्ट नहीं करता, लेकिन फॉस्फोरस बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, तो उसको पानी में रखते हैं ताकि हवा का कांटेक्ट काट दे। तो जितने भी वो वाला पढ़ रहे हैं ना कि बहुत ज़्यादा एक मेटल बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, फिर उसको किसी और कंपाउंड में रख दिए, तो सिंपल से इसके पीछे का लॉजिक है कि वो जिस कारण से रिएक्टिव है ना, उसके कारण को ही ख़त्म कर देना। सोडियम के केस में पानी था, डाल दिया केरोसिन में। फॉस्फोरस के केस में हवा है, डाल दिया पानी में। तो इस टाइप का नॉन मेटेलिक जनरली एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता, ठीक है। फिर एक आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? ये रहा, मैं इसी की बात कर रहा था, रिएक्टिविटी सीरीज। ये अब आगे हो जाएगा। When more reactive metal displace less reactive metal from a compound, तो इसको कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। दिमाग के ऊपर से निकल गया होगा, मैं बताता हूँ। ये जो है ये रिएक्टिविटी सीरीज है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम। इसका मतलब जो पोटेशियम है बाकियों से ज़्यादा रिएक्टिव है। सोडियम पोटेशियम को छोड़ के बाकी से ज़्यादा रिएक्टिव, मतलब जो ऐसे जा रहा है ये रिएक्टिविटी सीरीज कम रिएक्टिव होता हुआ जा रहा है, और ये इधर से इधर रिएक्टिविटी सीरीज बढ़ रहा है। इसका मतलब जो ज़्यादा रिएक्टिव है वो कम रिएक्टिव वाले कंपाउंड को अपने पास रख लेगा, मतलब उसमें से कंपाउंड खींच लेगा। इसको आप इस तरह समझिए कि मान लीजिए ये आयरन है, आयरन के पास उसकी गर्लफ्रेंड है। ये नाइट्रोजन एकदम मस्त बॉडी बिल्डर आया, उसकी गर्लफ्रेंड को छीन के भाग गया। ये इस टाइप का कंसेप्ट है। सॉरी, गर्लफ्रेंड वाला कंसेप्ट नहीं लेना। आयरन के पास खिलौना है, मान लीजिए खिलौना है,
लेकिन सोडियम आया, Na सोडियम बहुत ज़्यादा ताकतवर है, उसका खिलौना लेकर भाग गया। तो अब सोडियम पहले आयरन का लिंक खिलौने से था, अब उस खिलौने का लिंक सोडियम से हो गया तो आयरन हो गया अकेला। बस वही क्वेश्चन है, वही कंसेप्ट है। अभी एग्जांपल से देखिए, कॉपर सल्फेट, तो कॉपर का खिलौना क्या है? सल्फेट। इधर आ गया जिंक, तो जिंक ने कॉपर का सल्फेट चुरा लिया और कॉपर बेचारा हो गया अकेला, जो कि ब्लू कलर का है। अब आ जाइए रिएक्टिविटी सीरीज, कॉपरवा नीचे है और जिंकवा ऊपर है, तो वैसे जिंकवा कॉपरवा का सब सामान छीन लेगा और कॉपरवा का जो असली कलर है ब्लू वो नहीं सॉरी, ब्लू कलर फेड का मतलब है जो कॉपर सल्फेट होता है, इसको हम लिख के बताते हैं CuSO4, ये ब्लू कलर है। ये भी क्वेश्चन पूछा था, ब्लू विट्रोल कलर, ये बात पूछा। तो जब ये सल्फेट इसका हट जाएगा तो सल्फेट अपने साथ चमक भी ले जाएगा, कॉपर का ब्लू कलर ले जाएगा, कॉपर का जो असली कलर है वो दिख जाएगा। इसको अगर हिंदी में देखा जाए तो हिंदी में बेसिकली सेम ही है। जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है, एसिडिक बनाता है। उसके अलावा पानी के साथ रिएक्ट नहीं करता, इसलिए फॉस्फोरस वाला कंसेप्ट है, इसके साथ भी रिएक्ट नहीं करता। बाकी रिएक्टिविटी सीरीज में ये कॉपरवा वाला एग्जांपल हम समझ ही लिए है। ये रहा कॉपरवा का खिलौना लेकर भाग गया, कॉपरवा का सल्फेट ये है। नेक्स्ट है, क्योंकि ये तो हम बता ही दिए, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, सो नो नीड टू वरी अबाउट इट। एंड नेक्स्ट इज आयरन सल्फेट। आयरन का खिलौना क्या है? सल्फेट। कॉपरवा लेके भागेगा क्या? देख लेते, कॉपरवा इतना नीचे है, आयरन इससे ऊपर है, ऐसे कैसे? कनपट्टी पे चमाटा लगा के निकल जाएगा, नहीं भाग पाएगा। नो रिएक्शन, क्योंकि कॉपर जो है कम रिएक्टिव है, कमज़ोर होकर बाद बदमाश से बदमाशी करने निकला ना, ऊपर थप्पड़ खा के भाग जाएगा। तो हमारा चौथा चैप्टर खत्म। बहुत छोटा सा एनसीईआरटी में आप देखेंगे बहुत बड़े, बहुत ज़्यादा पेज का होगा। सिर्फ इतना सा पढ़ना है जितना मैं बता रखा हूँ। मरकरी का पढ़ लीजिए, आयोडीन का पढ़ लीजिए, इसका रिएक्शन, मेटल का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ एग्जाम्पल, मेटल का रिएक्शन पानी के साथ एग्जाम्पल, मेटल का रिएक्शन एसिड के साथ एग्जाम्पल, नॉन मेटल का ऑक्सीजन के साथ, नॉन मेटल का पानी के साथ, नॉन मेटल का एसिड एग्जाम्पल। उसके अलावा डिस्प्लेसमेंट सीरीज, डिस्प्लेसमेंट सीरीज में एक बार डिस्प्लेसमेंट जो रिएक्टिविटी सीरीज है, कहाँ गया ये रहा रिएक्टिविटी सीरीज, ऊपर से नीचे तक बार रट दीजिए। रट मतलब 2 से 4 बार बस दिमाग खोल के पढ़ लीजिए, अपने आप क्लियर हो जाएगा। और अगली बार अगर क्वेश्चन ऐसा कुछ हुआ तो आपको खुद पता चल जाएगा कि ये कमज़ोर है, ये स्ट्रॉन्ग है, रिएक्शन होगा कि नहीं होगा। हाँ, CuSO4 को याद रखिए, कलर पेन चेंज हो थोड़ा सा। हाँ, ये CuSO4 को याद रखिए, ब्लू विथरोल, ये पूछा गया है और पूछा भी जाता है, ऐसा नहीं एक बार पूछ दिया तो नहीं। BPSC इज़ वेरी वेरी गुड, वो पूछा हुआ क्वेश्चन बहुत बार पूछता है, वेरी वेरी गुड। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कोल एंड पेट्रोलियम, 5वां चैप्टर है हिंदी मीडियम। आइए कोल एंड पेट्रोलियम पे, जिसमें बहुत, ये कोल एंड पेट्रोलियम चैप्टर उतना वो मतलब कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, वेरी सिंपल। व्हाट इज कोल, कोयला कैसे बनता है, ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। जब भी पेड़ पौधे होते हैं ज़मीन के अंदर, मतलब टेम्परेचर प्रेशर में आके काला कोयला बन जाता है। नेक्स्ट है कोक, तो ये इम्पोर्टेंट है। क्या लिखा है ऊपर? प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग कोल, जब कोयला को हीट करते हैं उसके बाद क्या बनता है? कोक बनता है, कोल टार बनता है, कोल गैस बनता है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है कि कोक, कोल टार, कोल गैस आर फॉर्म्ड बाय द हीटिंग ऑफ, या फिर एक्सट्रैक्शन ऑफ, हीटिंग ऑफ कोल, एक्सट्रैक्शन ऑफ कोल, या फिर क्लीनिंग ऑफ कोल, कुछ भी ऐसा ऑप्शन आ सकता है। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जब कोयले को हीट करते हैं, कोयला को गर्म करते हैं, तब जाकर कोक बनता है, कोल टार बनता है, कोल गैस बनता है। अब एक एक को देख लीजिए, क्वेश्चन आता है कभी कभार, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, वेरी वेरी इजी कॉन्सेप्ट। जिसमें कोक के बारे में ये जो इम्पोर्टेंट है, ऑलमोस्ट प्योर कार्बन, ये पूछा जाता है। यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, ये भी पूछा जाता है। कोल टार यूज टू मेक डाइज, मेडिसिन, एक्सप्लोजिव, प्लास्टिक, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद यूज्ड इन नेफ्थलीन बॉल्स एंड रूफिंग मटेरियल,
जनरली यूजेज पूछा आता है और यूजेज सही ही दिया जाता है क्वेश्चन में। जो बीपीएससी या यूपीएससी में जो होता है यूजेज, वो जनरली सही दिया जाता है, नेफ्थलीन बॉल्स, छत। अब इसके पीछे ये है, अगर हम एग्जामिनर के माइंडसेट को समझे तो किसी मटेरियल का यूजेस गलत नहीं देता, क्योंकि अगर गलत देगा तो बहुत ज़्यादा चांस है कि वो पकड़ में आ जाएगा। तो इसलिए आप मान सकते हैं कि थोड़ा बड़ा सही जाता है। नेक्स्ट है कोल गैस। कोल गैस क्या होता है? तो गैस प्रोड्यूस्ड व्हेन कोल इज प्रोसेस्ड, जब कोयले को बनाया जाता है, कोयले को निकाला जाता है, उस टाइम पे जो गैस निकलती है उसको कोल गैस कहते हैं। नेक्स्ट पेट्रोलियम। पेट्रोलियम को लिक्विड गोल्ड कहते हैं। पेट्रोलियम क्या है? डार्क ऑयली लिक्विड, अनप्लीजेंट स्मेल। तो इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं आता। हाँ, ये है कि जब मिक्सचर ऑफ पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, लुब्रिकेंट ऑयल, पैराफिन वैक्स। हाउ वाज पेट्रोल फॉर्म्ड, जो ये वाला टॉपिक है, दिस इज नॉट वेरी मच इम्पोर्टेंट। हाँ, ये दिस इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। IMP स्टार मार दो जितनी बार मारना हो। असम, गुजरात, मुंबई हाई, गोदावरी बेसिन, केरला बेसिन, ये सब में ऑयल फील्ड हैं। ठीक है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट इज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। क्या होता है? हिंदी मीडियम में देखा जाए तो क्या लिखा हुआ है? आसवन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है कि द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग, मतलब जो पेट्रोलियम बनाते टाइम अलग अलग मटेरियल निकलता है, जैसे पेट्रोल निकलता है, डीजल निकलता है, केरोसिन निकलता है, लुब्रिकेंट और पैराफिन वैक्स। तो इसको किस प्रोसेस से निकाला है? तो उस प्रोसेस का नाम है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। सिंपल, बस इतना याद रख लीजिए और कुछ नहीं। नेक्स्ट हमारा चैप्टर है ख़त्म, पेट्रोलियम वाला, एकदम इजी चैप्टर। सिर्फ उतना ही पढ़ना है जितना मैं पढ़ा रहा हूँ। अगर NCERT से और 8th क्लास से क्वेश्चन आया तो इन्हीं में से होगा, इनसे ज़्यादा नहीं होगा। ज़्यादातर क्वेश्चन 9th और 10th से आता है। ये हमारा रेड कलर का थीम है, इसका पेन का वो बदलूँ, ग्रीन रखूँ, येलो रखूँ, आबरा कडाबरा येलो रख रखूँ। कंबसन क्या होता है पता ही है, आग लगाना। ये क्या हो गया? हाँ, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। उसके अलावा नॉट वेरी मच इम्पोर्टेंट। हाँ, दिस इज इम्पोर्टेंट। इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है? इंग्लिश में होगा, अब ये रहा, प्रज्वलन तापमान। इग्निशन टेम्परेचर, सबसे कम तापमान जिस पर कोई पदार्थ आग पकड़ लेता है उसे प्रज्वलन तापमान कहते हैं। ये हिंदी का जो लिखावट है थोड़ा ऊपर नीचे है, क्योंकि AI अभी डेवलपिंग मोड में है। AI से PDF बना रखा हूँ, इसलिए ऐसा है। तो जो आग जलाने के लिए जो लोवेस्ट टेम्परेचर चाहिए होता है ना, उसी को इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं। जनरली 1 वर्ड में पूछ सकता है, वैसे तो इसका यूज आगे के कंसेप्ट को समझने के लिए ज़्यादा है। बाकी टाइप ऑफ कंबशन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, दिस इज़ नॉट वेरी मच इम्पोर्टेंट, बस NCERT में था तो इसलिए बना दिया। हाँ, ये है इम्पोर्टेंट, स्ट्रक्चर ऑफ कैंडल फ्लेम, जिसमें सबसे इनर मोस्ट जो होता है, कहाँ गया, ये रहा इनर मोस्ट। इसको जूम करो पहले थोड़ा सा, इतना में तो आंखें फट जाएगा। इनर मोस्ट जोन, डार्क, लीस्ट हॉट, अनबर्न्ड वैक्स पेपर। तो सिंपल क्वेश्चन, किसी भी फ्लेम का सबसे इनर मोस्ट जोन वो सबसे कम गर्म होता है। तो क्वेश्चन घुमा फिरा के इस तरह आ सकता है कि किसी भी फ्लेम का सबसे कम हॉट कौन सा जगह, इनर मोस्ट, मिडल, आउटर, टिप, ऐसे 4 ऑप्शन हम बन सकते हैं। टिप माने सबसे ऊपर वाला हिस्सा।
नेक्स्ट है मिडल जोन। मिडल जोन जो हो गया ल्यूमिनियस, सबसे ज़्यादा चमकदार होता है, येलो फ्लेम, कार्बन पार्टिकल बर्निंग मोस्ट विजिबल। फिर जो इसमें क्वेश्चन आ सकता है कि जैसे आप फ्लेम देखते हैं, लाइट देखते हैं, जो आग कहीं जल रहा होता है उसकी जो फ्लेम आती है उसमें येलो रंग जो दिखता है वो मिडल जोन में होता है, और जो आउटर मोस्ट में होता है वो ब्लू कलर जो दिखता है हॉटेस्ट जोन। तो क्वेश्चन इन्हीं में से पूछ सकता है कि कंप्लीट कंबशन कहाँ होता है, आउटर मोस्ट जोन में। सबसे ज़्यादा गर्म जोन कौन सा है, आउटर मोस्ट जोन है। ब्लू फ्लेम किस जोन, आउटर मोस्ट जोन में। येलो फ्लेम किस जोन में, मिडल जोन में। तो इस तरीके से घुमा फिरा क्वेश्चन आता है, क्योंकि क्वेश्चन आने का बहुत ज़्यादा चांस है, क्योंकि ये एनसीईआरटी में डायरेक्टली मेंशन। अब यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, एक स्पेसिफिक नॉलेज है, जिस स्पेसिफिक नॉलेज को बीपीएससी कैच करता है और क्वेश्चन पूछ सकता है कि कॉपर वायर का जो आउटर मोस्ट जोन है वो रेड कलर का है, ना कि ब्लू कलर। ब्लू नहीं है, ये याद रखिए। अगर हिंदी में देखा जाए, दिस इज नॉट वेरी मच इम्पोर्टेंट, दिस इज इम्पोर्टेंट। सबसे अंदर बीच का, बाहर का और तांबे का कंसेप्ट। बाकी नेक्स्ट इज, अब आग बुझाने का तरीके में CO2 कैसे फायर एक्सटिंग्विशर का काम करता है। तो इसमें इसके पीछे का मैं कंसेप्ट ही समझा देता हूँ। आग जहाँ लगता है उसके लिए ऑक्सीजन का चाहिए होता है। अब ऑक्सीजन का जो कनेक्शन काट देता है, CO2 जो होता है ना, ऑक्सीजन के कनेक्शन को काट देता है, कनेक्ट को काट देता है, तो इसलिए CO2 यूज होता है। वो वाला कंसेप्ट है, ये लिखा तो है। सप्रेस ऑक्सीजन स्टोर्ड एज लिक्विड, और जो गैस सिलेंडर में होता है वो लिक्विड के फॉर्म में। तो ये भी एक क्वेश्चन आता है कि जो गैस सिलेंडर में जो भी मटेरियल होता है वो किस फॉर्म में होता है, तो लिक्विड के फॉर्म में होता है। नेक्स्ट इज हार्मफुल प्रोडक्ट ऑफ कंबशन। ये एक इम्पोर्टेंट है, वैसे तो नहीं आना चाहिए कि आग जलाने पे क्या क्या है। हाँ, ये इम्पोर्टेंट है कि कार्बन मोनोऑक्साइड तभी रिलीज होगा जब, मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे लिखा नहीं है, ऑक्सीजन, पेन चेंज कर लेता हूँ, ग्रीन पेन। ऑक्सीजन के एब्सेंस में हीट करना, तब क्या निकलेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। बाकी तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता ही है, ग्लोबल वार्मिंग, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड। हाँ, एसिड रेन के पीछे का कारण क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदी में देखा जाए तो हिंदी में सही लिखा है कि नहीं लिखा है, जी हाँ लिखा हुआ है, सल्फर डाइऑक्साइड नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण ही एसिड रेन होता है। बाकी कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन के एब्सेंस में, एब्सेंस या कम, इनसफिशिएंट, कम, इसके कारण इसमें होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट इज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ये क्या लिखा है, सॉल्यूशन है, दिस इज नॉट वेरी मच इम्पोर्टेंट। हाँ पता है, हमको सबको पता है कि CO2 कम से कम रिलीज होना चाहिए, उसके लिए हमें CNG यूज करना चाहिए, तो वो लिखा हुआ है, ये कहीं पूछा नहीं जाता। नेक्स्ट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक इज कैलोरीफिक वैल्यूज। कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड ऑन कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 किलो ऑफ फ्यूल इज कॉल्ड कैलोरीफिक वैल्यूज। मतलब 1 किलो फ्यूल को बर्न करने के लिए, कंप्लीट बर्न करने के लिए जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए उसको कहते हैं कैलोरीफिक वैल्यू। हिंदी में क्या लिखा हुआ है हम देख सकते हैं, हिंदी में है कैलोरीफिक वैल्यू को कहते हैं ऊष्मीय मान। मतलब बाकी तो डेफिनेशन तो मैं बता ही चुका हूँ कि 1 किलो फ्यूल को बर्न करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए उसको कहते हैं। अब ये जो हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये जो नीचे दिख रहा है आपको, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे, क्योंकि ये एनसीईआरटी में सीधा मेंशन है कि इसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा है कम है, ये 1 से 2 बार खुले दिमाग से आप पढ़ लीजिए। कैसे,
तो सबसे धुआं निकलता है क्या कहते हैं काउडंग में, काउडंग मतलब उसके बाद लकड़ी को जलाने पे कोयला उससे ज़्यादा मतलब उससे ज़्यादा, उससे कम। एक चीज़ का ध्यान रखिए, कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा तो क्लीन द फ्यूल, माने जितना ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू उतना ज़्यादा क्लीन है, उतना ज़्यादा साफ़ सुथरा फ्यूल है। तो सबसे बेकार है काउडंग, सबसे उससे बेकार, उससे ठीक वुड, कोल, पेट्रोलियम, केरोसिन, डीजल, बायोगैस, मीथेन, सीएनजी, एलपीजी, हाइड्रो। तो जो ऊपर का 4 है इसको बस याद रख लीजिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। पीछे का आ गया तो ऐसे ही सब बेकार है, वो सब धुआं धुआं कर देता है वो सब। तो नेक्स्ट इज चैप्टर 7, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल। इससे 70 बीपीएससी में एक क्वेश्चन आया था, इसलिए ये चैप्टर थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट भी इस नज़रिए से कि कुछ कुछ टर्म्स है, सिर्फ उस टर्म से क्वेश्चन आ रखा है। अब बायोडाइवर्सिटी क्या होता है ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, जहाँ जीव जंतु जानवर पेड़ पौधे सब रहते हैं। बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया, दिस इज नॉट वेरी मच इम्पोर्टेंट, ये जनरल बातें हैं। हाँ, पंचमढ़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एमपी में है, मध्य प्रदेश में है, इसका एक बार आप ध्यान रख सकते हैं। कहाँ गया, ये रहा पंचमढ़ी वाला, ये वहाँ पे है मध्य प्रदेश में। हाँ ये है, यही मैं कह रहा था, बायोस्फीयर रिजर्व। कुछ कुछ क्वेश्चन आते हैं जो डायरेक्ट पूछ देता है इनमें से कि बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है। बायोस्फीयर रिजर्व एक ऐसा एरिया है जहाँ जानवर को प्रोटेक्शन दिया जाता है, वाइल्ड एनिमल को, और जो पोचिंग मतलब उसकी जो हंटिंग होती है वो स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड होता है, और आउटसाइडर कैन नॉट डिस्टर्ब। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो बाहरी लोग हैं वो उसमें जा ही नहीं सकते, डिस्टर्ब नहीं कर सकते। उसके बाद एक नेक्स्ट, इंडेमिक स्पीसीज क्या होता है। तो ऐसे प्लांट और स्पीसीज जो एक पर्टिकुलर एरिया में रह रहे हो, कहीं और नहीं रह रहे हो, उसको इंडेमिक स्पीसीज कहते हैं। जैसे जाइंट स्क्वायरल, ये कहाँ मिलता है, केवल पंचमढ़ी में। तो इसका मतलब जाइंट स्क्वायरल पंचमढ़ी का इंडेमिक स्पीसीज है। हिंदी में क्या लिखा हुआ है, एंडेमिक स्पीसीज को स्थानिक प्रजाति, हिंदी में तो ऐसे ही समझ आ जाएगा, इंग्लिश में एंडेमिक स्पीसीज आप समझ सकते हैं इस तरीके से। नेक्स्ट इज नेशनल पार्क। नेशनल पार्क क्या होता है, तो एक ऐसा प्रोटेक्टेड एरिया जहाँ इंटायर इकोसिस्टम को बचाया जा सकता, पूरे पूरे इकोसिस्टम को ही बचाना, पेड़ पौधे, जमीन, हिस्टोरिकल प्लेस, ऑब्जेक्ट, सब को, तो उसको नेशनल पार्क कहते हैं। अब नेक्स्ट इज इंडेंजर्ड स्पीसीज। इंडेंजर्ड स्पीसीज क्या होता है, जिसके ऊपर एक्सटिंक्शन का खतरा हो उसको इंडेंजर्ड। तो शायद यही क्वेश्चन था, जी हाँ यही क्वेश्चन 70 बीपीएससी में पूछ रखा था। और कितना आसान क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं कि एनसीईआरटी से सीधा सीधा पूछ दिया कि इंडेंजर्ड स्पीसीज क्या है, जो ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, जो खत्म होने के कगार पे हो, सिर्फ यही ऑप्शन था। बाकी आप इसमें और नॉट वेरी मच इम्पोर्टेंट, सिर्फ ये जो डेफिनेशन है ना बस वही याद है। रेड डाटा बुक क्या, एक बुक है जो एक रिकॉर्ड मेंटेन करता है, जितने भी एंडेंजर्ड स्पीसीज प्लांट्स है उसके इन्फॉर्मेशन वो सबको एक बुक में मेंशन करता है बस। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या है, एक ऐसा जगह है जहाँ एनिमल को प्रोटेक्शन मिलता है और अपने लिविंग कंडीशन में रह सकता है। अगर हिंदी में देखें तो राष्ट्रीय उद्यान हम देख ही चुके हैं, जहाँ पूरे पूरे सबको बचाया जाता है। फिर इंडेंजर्ड स्पीसीज से क्वेश्चन आ रखी थी, वो बता ही दिया। रेड डाटा बुक हो ही गया। नेक्स्ट इज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दिस इज ऑल्सो ठीक है। इकोसिस्टम उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब आ गया हमारा चैप्टर ख़त्म। अब हम जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन जो मतलब लास्ट टाइम पे पढ़ना चाहिए, एग्ज़ाम से 1 घंटा 1 दिन पहले पढ़ना चाहिए, वो इन्फॉर्मेशन है, वो उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। मेटल का प्रॉपर्टीज़ दे रखा है, नॉन मेटल का प्रॉपर्टीज़ दे रखा है। रिमेंबर, एक्सेप्शन आपको पढ़ना ही पड़ेगा। रस्टिंग के पीछे का कंसेप्ट, मेटेलिक ऑक्साइड बेसिक होता है, नॉन मेटेलिक एसिडिक होता है, सोडियम को केरोसिन में रखते हैं, और फॉस्फोरस वाला भी कंसेप्ट है, उसको भी फॉस्फोरस। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में रिएक्टिविटी सीरीज
हिंदी में देखा जाए तो हिंदी में भी मोर और लेस सेम टू सेम है। चैप्टर 5 का इम्पोर्टेंट क्या है? चैप्टर 5 में हम पहले से ही पढ़ रखे हैं, वही है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक बस। नेक्स्ट है कंबशन, जिसमें ये रहा एसिड रेन के पीछे का कौन कौन सा उसमें होता है वो, और फिर ये रहा उसका एग्जाम्पल जो हम अभी पढ़े थे, एंडेमिक स्पीसीज, एंडेंजर्ड, प्रोजेक्ट टाइगर, ये पंचमढ़ी, ये सब डायरेक्ट इधर दे रखा है। बाकी ये डेफिनेशन दिस इज़ नॉट वेरी मच इम्पोर्टेंट। हाँ, इसमें कैलोरीफिक वैल्यू इम्पोर्टेंट है, इग्निशन टेम्परेचर इम्पोर्टेंट है, इंडेंजर्ड स्पीसीज, ये सब मतलब जो पूछ रखा है, डिस्प्लेसमेंट या एसिड रेन, ये सब इम्पोर्टेंट है। दिस इज सेम। एक आपको हिंदी और इंग्लिश में राइटिंग का अलग अलग हो सकता है, तो उसका आप ध्यान रख सकते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों पीडीएफ को आप लेके पढ़िए। बाकी चैप्टर 4, 5, 6, 7 हो गया, और ये वही क्वेश्चन वही टॉपिक है जो पूछ सकता है, इससे एक्स्ट्रा नहीं पूछा जाएगा। तो खुश रहिए, अच्छे से रहिए। हमारा चैनल सिविल संकल्प बाय साहू रोहित को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। खुश रहिए, मस्त रहिए, बाय।